Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 18 control system. आज हम चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर। आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं, एक तो आपके पास आ जाता है, जो पहला पार्ट है वो स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और फिर दूसरा पार्ट ऑफ द लेक्चर में आपके पास हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद डिस्टर्बेंसेस। स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो भी फीडबैक सिस्टम्स आते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो यूनिटी फीडबैक नहीं होते, उनके साथ कोई ना कोई फीडबैक सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, कोई सेंसर लगा हुआ होगा, उसका अपना ट्रांसफर फंक्शन होगा। कंट्रोल सिस्टम ऑफन डू नॉट हैव अ यूनिटी फीडबैक बिकॉज ऑफ द कंपनसेशन यूज फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ द फिजिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। द फीडबैक पाथ कैन बी प्योर गेन अदर देन यूनिटी और हैव सम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ आपके पास क्या है, ये एच ऑफ एस बेसिकली फीडबैक है, जो कि नॉन यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक के केस में हमारे पास क्या होता था, एक इसमें स्ट्रेट लाइन लगी हुई थी जिसका हम कहते थे गेन क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या हुआ, एच ऑफ एस गिवन है, यानी ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई फीडबैक लगा हुआ है। जी ऑफ 1 ऑफ एस बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसड्यूसर को। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर को। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में देखा था। मोस्टली ये ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट, जब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट की जाती है तो ये ब्लॉक उसमें शो नहीं किया जाता, यही कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर ऑलरेडी इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। लेकिन अगर ये मेंशन किया जाए तो आप ब्लॉक रिडक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करके इसको इसके अंदर जम कर सकते हैं। ठीक है, वो अगले हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करके फाइनलाइज जनरलाइज रिलेशन बनाएंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, जिसमें हम लोगों ने यूनिटी फीडबैक के केस में सिस्टम को सॉल्व करके जनरलाइज फार्मूले बना लिए थे। आपने स्टेप इनपुट के केस के लिए आपके पास स्टेडी स्टेट एरर क्या था, आपके पास रैंप इनपुट के केस के लिए क्या था, आपके पास पैराबोलिक इनपुट के लिए क्या था। इसी तरह नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर के रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे फॉर स्टेप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट, फॉर पैराबोलिक इनपुट। जब हमारे पास ये तीनों रिलेशंस आ जाएंगे तो जिस तरह प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था कि आपको एक सिस्टम गिवन था, अगर यूनिटी फीडबैक था तो आप सिंपल उसके रिलेशन फार्मूला यूज़ करते थे स्टेप रैंप पैराबोला का, तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाता था। नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोगों ने वो जनरलाइज रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं फॉर स्टेप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट एंड फॉर पैराबोलिक इनपुट। उससे क्या होगा, जब भी आपके पास कोई नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम आएगा, आपने वो रिलेशन यूज़ करके अपना स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट कर देना है। अब हम देखते हैं कि वो जनरलाइज रिलेशन कैसे आपके पास आएंगे। अब हम ड्राइव करते हैं। मोस्टली ओवरव्यू के लिए रिलेशन के लिए हम करूँगा, डिटेल में इसको ड्राइव नहीं करते, हम सिंपल जो जनरलाइज रिलेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये आपके पास एक फीडबैक सिस्टम है जो हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया। ठीक है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं, इस जी ऑफ एस को उठा के इस समर से इस साइड पे लेके आते हैं। जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास इस किस्म की सिचुएशन बन जाएगी। बेसिकली ये जी ऑफ एस जब यहाँ पे आएगा तो जी वन ऑफ एस और जी टू ऑफ एस आपस में एड अप होकर हमें एक जी ऑफ एस दे देंगे, मल्टीप्लाई होकर जी ऑफ एस दे देंगे। एच ऑफ एस आपके पास एच वन ऑफ एस जो था वो बेसिकली बन गया एच ऑफ एस, विच इज़ इक्वल टू एच वन ऑफ एस डिवाइडेड बाय जी वन ऑफ एस। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से ये सारी चीज़ें आती हैं। डिटेल में जाते हैं, डिटेल में कितने खास हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि अब आपके पास जो फाइनल फीडबैक सिस्टम बना वो क्या बना, जी ऑफ एस और एच ऑफ एस इसका फीडबैक है, आर ऑफ एस इनपुट है, ई एफ एस आपके पास एरर है, सी ऑफ एस आपके पास क्या है, आउटपुट है। अब अगर हम एच एफ एस को थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एक -1 गेन और एक +1 गेन ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर। ठीक है, हम कह सकते हैं ना, अब -1 +1 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि ये दो जो मैंने फीडबैक डाले हैं इनके डालने से मेरे सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये -1 है फीडबैक, ये आपके पास क्या है, यूनिटी फीडबैक है, जो कि बेसिकली आपके पास क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको बोर्ड करके बताता हूँ, ये अब मैंने फीडबैक लिया -1 और ये फीडबैक आपके पास क्या आया, +1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमने अपने सिस्टम के रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने इसको लिया कि एक आपने क्या ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया और एक एक -1 ऐड कर दिया और एक +1 ऐड कर दिया। अब हम इनको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो इस दो को, एच ऑफ एस और -1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके जब लिखूंगा तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, एच ऑफ एस और -1 को मैंने एक जगह पे कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके सम हो रहे हैं तो ये आगे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब आप अगर इस सिस्टम को देखें तो ये आपके पास क्या बनते हैं, दोनों फीडबैक में बनते हैं।
इन दोनों को मैं फीडबैक में जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस, इसको मैं कहता हूँ ये बेसिकली आपके पास क्या है, जी ई ऑफ एस, और बाकी वही आपके पास यूनिट फीडबैक पीछे वाला ये वाला बच गया। अब अगर मैं इस ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम को देखूँ तो ये मेरे पास क्या बन गई, यूनिटी फीडबैक सिस्टम वाला सारा सिचुएशन बन गई। तो यूनिटी फीडबैक वाले सिस्टम वाले रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम उन्हीं को अब यूज़ करके नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो मेरे पास आया था ना जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस, मैंने जी ई ऑफ एस कह दिया, तो अब ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम बन गया। अब मेरे पास जो रिलेशन बनेगा पोजीशन कांस्टेंट का के पी का, तो वो क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, वहाँ पे जी ऑफ एस था, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जी ई ऑफ एस आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट एरर क्या था, के वी विच इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी ई ऑफ एस था, वहाँ पे जी एस इंटू जी ऑफ एस था, यहाँ आपके पास एस इंटू जी ई ऑफ एस आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या था, वहाँ पे लिमिट एस अप्रोचेस जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस था, यहाँ आपके पास क्या आ गया, जी ई ऑफ एस आ गया। तो अब आपने करना क्या है, जब भी आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम आएगा, आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या चीज़, जी ई ऑफ एस। जैसे ही आपके पास जी ई ऑफ एस आ जाएगा, आपने वही दूसरे रिलेशन यूज़ कर देने हैं जो आप लोगों ने यूनिटी फीडबैक के केस में यूज़ किए थे, ठीक हो गया। ये आपके पास जो रिलेशन रहेंगे स्टेप इनपुट के लिए वही स्टेडी स्टेट का रिलेशन है आपके पास, ई इन्फिनिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी। अब के पी के अंदर वो जी ई मौजूद है, तो नॉन यूनिट फीडबैक का फॉर्मूला ये बन गया। सिमिलरली ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई के वी फॉर रैम्प इनपुट, के वी के अंदर आपके पास जी ई शामिल है, इसका मतलब जी ई आ गया तो फीडबैक सिस्टम आपके पास शामिल हो गया, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम शामिल हो गया। सिमिलरली पैराबोला के केस में क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी इज 1 बाई के ए, और के ए की वैल्यू के अंदर आपके पास जी ई की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो आपके पास ये भी बन जाएगा, किस केस में आ जाएगा, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अब हम ये एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक सिस्टम है जिसमें ये जी ऑफ एस गिवन है, ये आपके पास एच ऑफ एस गिवन है। तो क्या फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर विद द सिस्टम टाइप एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो यहाँ मुझे आइडिया हो जाता है कि ये आपके पास क्या है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या फाइंड आउट करना है, जी ई फाइंड आउट करना है। तो जी ई का रिलेशन मुझे पता है क्या था, ठीक है। ये आपके पास जी ऑफ एस है, ये आपके पास एच ऑफ एस है, जी ई का रिलेशन जी आपके पास मौजूद है जो हमने ट्रैक किया था। इसमें जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो आप जी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको पता है कि स्टेप इनपुट के केस में के पी की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी ई ऑफ एस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करती है तो आपके पास के पी आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो स्टेप के केस में ई स्टेडी स्टेट एरर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा -4, ठीक है। अब आपको आइडिया होगा कि कैसे आप लोगों ने नॉन यूनिट फीडबैक सिस्टम्स को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो लेक्चर का था, स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद डिस्टर्बेंसेस। अब अगर इस सिस्टम को देखें तो आपके पास वही सेम सारी सिचुएशन है जो हम लोगों ने नॉन यूनिटी फीडबैक के केस में की थी, कि यहाँ पे आपके पास 1 था और यहाँ पे आपके पास डिस्टर्बेंस ऐड हो रही थी। अब इस सिनेरियो में आपके पास क्या है, सिर्फ एच ऑफ एस इसमें इंक्लूड हो गया। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करते हम लोग, सिंपल आपके पास करते हैं जिस तरह आप लोगों ने एरर की इक्वेशन फाइंड आउट की थी नॉन यूनिटी के केस में। वहाँ पे आपके पास 1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ आपके पास एच ऑफ एस है तो आपके पास एच एफ एस मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी सारी की सारी डेरिवेशन आपके पास सेम वही रहती हैं। तो हम डायरेक्ट इसके रिलेशंस देख लेते हैं। आपके पास क्या है, स्टेडी स्टेट एरर का आएगा, लिमिट दिस थिंग एस अप्रोचेस 0 इंटू 1 माइनस जी ऑफ 1 ऑफ एस जी 2 ऑफ एस 1 प्लस जी 1 ऑफ एस जी 2 ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है, माइनस जी 2 ऑफ एस 1 प्लस जी 1 ऑफ एस जी 2 ऑफ एस एच ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। अब आपके पास ये जो टर्म है ये बेसिकली इनपुट की वजह से आ रही है, और ये टर्म आपके पास किसकी वजह से आ रही है, डिस्टर्बेंसेस की वजह से आ रही है। इसमें भी आपके पास दोनों सेम सिचुएशन रहेंगी कि अगर आपने इनपुट का एरर फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपल ये टर्म फाइंड आउट करनी है, अगर आपने डिस्टर्बेंस की वजह से एरर फाइंड आउट करना है तो आपने इस टर्म को यूज़ करना है। जैसे याद है आपको कहा था कि टोटल आपके पास जो होता है वो इक्वल होता है आर की वजह से प्लस आपकी वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, डिस्टर्बेंस की वजह से आ रही है, ठीक है, माइनस साइन के साथ। और ये जो टर्म है ये आपके पास बेसिकली किसकी वजह से आ रही है, इनपुट की वजह से आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने ओवरऑल स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है तो फिर तो आप लोगों ने ये रिलेशन यूज़ करना है। अगर आपने सिंपल स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है फॉर डिस्टर्बेंसेज
इनपुट के लिए तो आपने सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म यूज़ करनी है, अगर आपने डिस्टर्बेंस के लिए फाइंड आउट करना है तो आपने ये नीचे वाली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन की नोयत पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब अगर मुझे एरर 0 चाहिए तो डेफिनेटली मुझे ये टर्म इक्वल टू 1 आएगी, तो मेरे पास एरर क्या हो जाएगा, 0 होगा। और ये डिस्टर्बेंस वाली टर्म मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये वाली टर्म मेरे पास 1 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1, तो ओवरऑल मेरे पास ई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और उसमें डिस्टर्बेंसेज हैं, अगर आपके पास डिस्टर्बेंस की वैल्यू 0 हो, आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो, तो तब आपके पास जाके स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज आपके पास स्टेडी स्टेट एरर की कोई ना कोई वैल्यूज़ मौजूद होंगी। तो अब अगर आपके पास सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेज आ जाएं तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करके सिस्टम की डिस्टर्बेंसेज को स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास रिलेशन है बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर का फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास इनपुट की वजह से है और ये आपके पास बेसिकली डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। हम चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशन और दूसरा आपके पास आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टर्बेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस क्या है। बेसिकली स्टैटिक एरर कांस्टेंट can be used to specify the steady state error characteristics of the control system, just as a dumping ratio, setting time, peak time, and percentage overshoot are used as a specification for a control system transient response. So the position constant kp, velocity constant kv, and acceleration constant ka can be used as a specification for control system steady state error. जिससे हम लोगों ने ट्रांजिएंट के केस में देखा था कि आपके पास डंपिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंटेज ऑफ शूट रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके स्पेसिफिकेशन ट्रांजिएंट रिस्पांस की स्पेसिफिकेशन को। इसी तरह आप लोगों के पास जो स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स हैं, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स हैं, के पी, के वी, के ए, ये डिफाइन करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की स्पेसिफिकेशंस को। अब हम अगर एक एग्जांपल लें और हम कहें कि आपके पास एक सिस्टम है जिसकी स्पेसिफिकेशन के वी वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट जो है वो 1000 है, तो इससे हम लोग क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। इस स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट द सिस्टम इज ऑफ टाइप 1, क्योंकि हमें पता है कि टाइप 1 के केस में आपके पास के वी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और के वी के आप उसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो टाइप 0 के लिए एग्जिस्ट करती हैं, और के वी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी क्योंकि वो टाइप 2 सिस्टम्स के लिए करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो टेबल देखा था उससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, रैम्प इनपुट इज द टेस्ट सिग्नल, ठीक है। हमें पता है कि रैम्प इनपुट के केस पे आपके पास के वी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर के वी एग्जिस्ट करता है तो आपके पास जो इनपुट होगी वो बेसिकली क्या होगी, रैम्प इनपुट होगी। सिंस के वी स्पेसिफाइड एज अ फाइनाइट कांस्टेंट and the steady state error for a ramp input is inversely proportional to the kV, you know that the test input is ramp input. चौथा पॉइंट आपके पास क्या आएगा, the steady state error between the input ramp and the output ramp is 1 by kV per unit of इनपुट स्लोप। ये तो आपके पास एरर का रिलेशन आ गया ना। आपके पास जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट था या आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर था इन केस ऑफ रैम्प, वो आपके पास बेसिकली किस चीज़ के इक्वल था, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के वी। तो अगर आपके पास देखें के वी की वैल्यू अगर 1000 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कितना होगा, 0.001। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर इनपुट ये है और आपकी जो आउटपुट है वो इतने इसको अप्रोच कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान एरर क्या है, 0.001, विच इज़ बिटवीन द +-2% ऑफ द एरर, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं, इसलिए हमने ये पहला पॉइंट कहा था कि आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है जो आगे जाके स्टेबल हो रहा है। अगर आपके पास सिमिलरली के वी इन्फिनिटी होता तो इस केस में आपके पास सिस्टम क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है। अगर आपके पास रैम के केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो इस केस में आपके पास सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी सिस्टम के एरर कोफिशिएंट फाइंड आउट करें या स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम स्टेबल है भी या नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास स्टेडी स्टेट एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, कहता है जी व्हाट
वॉट इन्फॉर्मेशन इज कंटेंड इन द स्पेसिफिकेशन ऑन KP इज इक्वल टू 1000। वही सारी चीज़ें जो हम लोग पिछले स्लाइड में 4 स्टेप्स कंक्लूड किए थे, उसी को अगर हम देखें तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहला स्टेप, द सिस्टम इज स्टेबल, द सिस्टम इज टाइप 0, क्योंकि आपके पास KP टाइप 0 सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आ गया। फिर आ गया सिंस ओनली टाइप 0, वही सारी आगे डिटेल। टाइप 0 सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट KP वैल्यूज़, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिस्टम हैज़ KP इज इक्वल टू इनफिनिटी। ठीक हो गया। द इनपुट टेस्ट सिग्नल इज स्टेप इनपुट। ठीक है, सिंस KP इज स्पेसिफाइड, फाइंड द एरर। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो आपके पास एरर क्या आएगा, क्योंकि स्टेप के केस में आप अगर देखें तो आपके पास एरर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP की वैल्यू गिवन है 1000, तो ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1001, विच इज नियरली इक्वल टू 0.001। ठीक है, सेम इज द केस हेयर। अगर आपके पास स्टेप इनपुट है तो आपके पास जो आउटपुट है वो इसको अप्रोच कर रही है, तो इसी वजह से आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। तो आपसे जब कहा जाए स्टैटिक एरर कोफिशिएंट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट करें, तो बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट करना होता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, कौन सी टाइप का ये सिस्टम होगा, कौन सी इनपुट होगी, और एट लास्ट आपके पास स्टेडी स्टेट एरर उसका क्या होगा। बेसिकली आप ये स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के थ्रू उसकी स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं एक कम्प्लेक्स एग्जाम्पल के ऊपर। इसमें आपके पास कहता है कि फाइंड, जो आपको गिवन है, गिवन अ कंट्रोल सिस्टम इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट देर इज 10% एरर इन द स्टेडी स्टेट। अब उसने बता दिया कि आपके पास जो एरर है वो बेसिकली कितना है, 10% है। अब हम अगर अपने सिस्टम के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस K की। अगर मैं इस सिस्टम को गौर से देखूँ तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास एक पोल ऑरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है। और टाइप 1 सिस्टम किस केस में, टाइप 1 के केस में एरर एग्जिस्ट करता है जब आपके पास रैम्प इनपुट हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 10% एरर अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके पास जो इनपुट है वो कौन सी है, रैम्प इनपुट है। तो रैम्प इनपुट के केस में आपके पास जो एरर का फार्मूला था वो क्या था, 1 डिवाइड बाई KV। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि आपको एरर स्टेडी स्टेट एरर परसेंटेज में गिवन है तो 0.1 हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर। तो KV की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, KV इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोच टू 0। इसका पूरा रिलेशन में यूज़ करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से मैं K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली K की वैल्यू क्या आ गई, 672 आ गई। ठीक है, अब इससे मैं जो चीज़ कंक्लूड करूँगा वो क्या करूँगा, अप्लाइंग द राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया। सो अप्लाइंग राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया वी कैन सी दैट द सिस्टम इज स्टेबल एट दिस गेन। हमें पता है कि आपके पास जो सिस्टम है वो इस पॉइंट के ऊपर स्टेबल होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर इतना एरर आया है, एक्सेप्टेबल एरर आया है, तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल है। Although the gain meets the criteria for steady state error and stability, it may not yield a desired transient response. In chapter 9, we will discuss design feedback control system to meet all the three specifications. ऑल द 3 स्पेसिफिकेशन में आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू आ जाएगी। वो सारी की सारी हम आगे डिज़ाइन प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे इन सारी स्पेसिफिकेशंस को हम लोग मीट कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टेडी स्टेट एरर पे फोकस करते हैं। तो इस एग्जांपल में उसने क्या किया, आपको स्टेडी स्टेट एरर से बता दिया, आपको इनपुट नहीं बताई उसने। आपने इनपुट कैसे फाइंड आउट करनी है, जब आपको स्टेडी स्टेट एरर गिवन है। ठीक है, आपको बता दिया गया कि आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है बेसिकली वो क्या है, 10% है। फिर आपने जब सिस्टम को देखा तो आपको पता लगा कि इस पोल की वजह से आपका सिस्टम कौन सा बन गया, टाइप 1 सिस्टम बन गया। तो टाइप 1 में एरर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास इनपुट कौन सी हो, रैम्प इनपुट हो। तो अब हमें पता लग गया कि हमने किस सिस्टम के रिलेशन यूज़ करने हैं, हमने रैम्प वाले सारे के सारे रिलेशन यूज़ करने हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके फार्मूले में तो हमें K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। और इस K की वैल्यू से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा इस K की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, बाकी आपके पास जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे, कैसे उनको हम लोग मीट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग थोड़ी आउट हो गई है, ये हम लोगों ने आखिर में यूज़ करनी है, इसे हम लोग नेक्स्ट में उसमें देख लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड फेज़ ऑफ द लेक्चर के ऊपर, जो कि था आपके पास स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टर्बेंसेस। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ जाएं तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड टू कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंसेस और अनवांटेड इनपुट दैट एंटर अ सिस्टम। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा है, जब आप ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं बेसिकली वो डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट कंपनसेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस में था आपके पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के। The advantage of using feedback is that regardless of these disturbances, the system can be designed to follow the input with small or zero error as we know demonstrate। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि आपके पास जो फीडबैक सिस्टम्स होते हैं वो कैसे आपके डिस्टर्बेंसेस को ओवरकम कर रहे होते हैं। अब अगर हम इस फिगर को देखें नीचे आपके पास, तो यहाँ आपके पास इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्टर्बेंस ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। G1 आपके पास कंट्रोलर है, G2 आपके पास प्लांट है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम लोग इंडिविजुअली देखें तो हम लोगों ने बेसिकली किसके लिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं इक्वेशंस, हम लोग बेसिकली इस एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सी ऑफ एस की इक्वेशन लिखूं तो सी ऑफ एस मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली ई ऑफ एस किस चीज़ की इक्वल है, ई ऑफ एस आपके पास इक्वल है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी सी ऑफ एस आउटपुट के अगेंस्ट, ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो सी ऑफ एस है बेसिकली ये सी ऑफ एस किस चीज़ की इक्वल है। तो अगर मैं सिस्टम को देखूँ ई ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी वन ऑफ एस, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि सी ऑफ एस इज़ बेसिकली इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी वन ऑफ एस, ठीक है, प्लस डी ऑफ एस, और ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं किसके साथ, जी टू ऑफ एस के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको गौर से देखूं, ठीक हो गया। इसमें अब हम देखते हैं ना, अगर यहाँ पे ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया प्लस साइन, ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ, डी एस आ गया, तो ये दोनों, ये डी एस आ गया। ये बेसिकली आपस में दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसलिए आपस में क्या हो गया, ये ऐड हो गए, मल्टीप्लाई बाय, ये अब इनके साथ क्या है, जी टू सीरीज़ में है, तो ये आपके पास जी टू सीरीज़ में इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब इन दोनों को, इस जी टू ऑफ एस को इसके साथ और जी टू ऑफ को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी ऑफ एस की वैल्यू आ गई। हमें एरर चाहिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी ऑफ एस की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ एरर, तो ये आपके पास आ जाएगा ई ऑफ एस और ये आ जाएगा प्लस आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर की इक्वेशन आ जाएगी। एरर की इक्वेशन क्या आएगी, ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी, एरर की इक्वेशन आ जाएगी जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल एरर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है, आपने ई इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए आप लोगों ने फाइनल वैल्यू थ्योरम जो अप्लाई किया इसके ऊपर, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी माइनस ये आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास ये जो टर्म है जिसे हम रेड में मार्क में कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम का एरर है, ठीक है। इनपुट की वजह से जो एरर आपके पास आया बेसिकली ये है, और ये जो आपके पास ब्लू में मार्क किया हुआ है ये बेसिकली आपके पास क्या है, डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास एरर आया है। तो मैं इस ओवरऑल एरर को जो आपके पास ई इन्फिनिटी है इसे मैं लिख सकता हूँ कि ई इन्फिनिटी फॉर इनपुट प्लस ई इन्फिनिटी फॉर डिस्टर्बेंसेस, यानी ओवरऑल जो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आएगा वो इनपुट का एरर और डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो एरर आया उन दोनों को मिला के आया। अब अगर मैं इसे इंडिविजुअली लिखूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास ई आर क्या है, इनपुट की वजह से जो एरर आया वो ये इक्वेशन आई, एंड जो आपके पास डिस्टर्बेंस की वजह से आया वो ये आया, ये जो माइनस साइन है ना ये वाला, ये बेसिकली यहाँ पे उसने लिख दिया है, ठीक है। कि आपके पास जो डिस्टर्बेंस वाला एरर है वो माइनस लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस जी टू ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस है, ठीक है। अगर ये जी टू ऑफ एस को नीचे डिवाइड कर दे तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड बन जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करें तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमें, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो डिस्टर्बेंस के साथ गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने इसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है, तो आपने बेसिकली ये रिलेशन यूज़ करना है। लेकिन अगर आपसे वो कहे कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद हैं, इसके अंदर इनपुट की वजह से भी एरर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डिस्टर्बेंस वाला एरर फाइंड आउट करना है, तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करना है। अगर वो आपसे कहे कि सिर्फ इनपुट की वजह से जो
डिस्टर्बेंस आ रही है वो फाइंड आउट करें, तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करना है, ठीक है। दिस इक्वेशन शो दैट द स्टेडी स्टेट एरर प्रोड्यूसेस बाय द स्टेप डिस्टर्बेंस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग डीसी गेन G1 और डिक्रीजिंग डीसी गेन G2। डेफिनेटली इनको इंक्रीज करने से आपके पास या डिक्रीज करने से स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये अब आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। फॉर ईच सिस्टम इन फिगर एवेलुएट द स्टैटिक एरर कांस्टेंट एंड फाइंड एक्सपेक्टेड एरर फॉर द स्टैंडर्ड स्टेप रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट। आपके पास ये सिस्टम्स गिवन है, ठीक है। इस सिस्टम के लिए आपने रैंप, पैराबोला और स्टेप के लिए, तीनों के लिए आपने स्टेडी स्टेट एरर भी फाइंड आउट करना है, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, सिमिलरली फॉर दिस सिस्टम एंड फॉर दिस सिस्टम। और आखिर में आपने कंक्लूड करना है कि सिस्टम स्टेबल था, आपके पास सिस्टम अनस्टेबल था, क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिस्टम स्टेबल है, उसके बाद इसके ऊपर आपने रैम्प, स्टेप और पैराबोलिक इनपुट यूज़ करके स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। इसकी टाइप फाइंड आउट करनी है। ये अब आपके पास क्या है, जीरो टाइप है, ये टाइप 1 है, ये बेसिकली आपके पास टाइप 2 सिस्टम है। एक पहला सिस्टम हम लोग सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास वो सिस्टम है, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करके सिंपली फीडबैक फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है कि आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं वो यही आती हैं, यही इक्वेशंस आती हैं या कोई डिफरेंट आती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके के पी फाइंड आउट करना है, के वी फाइंड आउट। अब इस केस में देखें आपके पास जो टाइप 0 सिस्टम था उसमें के ए की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास क्या होगी, के पी भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है और के वी भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। डिफरेंट इनपुट्स के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। आपके पास अगर ये स्टेप, ये मेरे ख्याल में उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा एग्जांपल को। अगर स्टेप इनपुट है तो आपके पास अगर टाइप 1 सिस्टम है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अगर आपके पास टाइप 1 सिस्टम है तो रैंप इनपुट के अगेंस्ट आपके पास इनपुट आएगी, ठीक है। सिमिलरली पैराबोला के अगेंस्ट आपके पास इन्फिनिटी आएगी। फिर इसी तरह आप लोगों ने इनके क्या करना है, स्टेडी स्टेट एरर्स फाइंड आउट करने हैं, के पी के वी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, टाइप डिफाइन करनी है और इसको देखना है, एनालाइज करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना फाइंड द स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप लोग पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम डिफाइन करते थे, इसी तरह इन एग्जांपल्स को, ये मेरे ख्याल में एग्जांपल्स थोड़ी सी वैल्यूज़ आगे पीछे हैं तो आप लोग पिछले स्लाइड से क्वेश्चंस देख के आप लोगों ने खुद उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। उनकी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है या नहीं है। दूसरा टाइप कौन सी है। तीसरा के पी, के वी और के ए की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। और तीसरा आपके पास ई इन्फिनिटी फॉर स्टेप, रैंप एंड पैराबोला आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये वही एग्जांपल कंटिन्यूड है, मेरे यहाँ में स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग खुद इस चीज़ को कैलकुलेट करके सॉल्व कर लें। आज के लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी इनपुट हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। फिर हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर को एवेलुएट कैसे करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसमें हम दो केसेस देखेंगे, एक देखेंगे इन टर्म ऑफ टी ऑफ एस और दूसरा हम देखेंगे इन टर्म ऑफ जी ऑफ एस। ये क्या है आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपके पास आता है स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं और आखिर में हम देखेंगे कि आपके पास सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो सिस्टम की टाइप्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं स्टेडी स्टेट एरर की डेफिनेशन क्या है। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। स्टेडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट इनपुट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसकी इनपुट ये है या आप किसी कहते हैं रेफरेंस ये है, तो आपकी जो आउटपुट होती है वो आपके इस रेफरेंस को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस आपके पास आता है, जो आपकी रेफरेंस वैल्यू और आपके पास आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस है, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर होता है। जैसे जैसे टाइम आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये आपके पास आता है स्टेडी स्टेट एरर। अब मुख्तलिफ इनपुट्स हम लोग मुख्तलिफ यूजेस के लिए यूज़ करते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है स्टेप इनपुट, ठीक है। आप लोगों ने अगर दूसरे चैप्टर में, पहले चैप्टर में देखा हो तो जो हम लोगों ने टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने लिखा था कि कौन कौन सी इनपुट जो है वो किस किस एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, जिसमें आपके पास ट्रांजिएंट एनालिसिस था, स्टेडी स्टेट एनालिसिस था, फिजिकल बॉडी को टेस्ट करने के हम साइनोसाइडल वेव यूज़ करते थे। उनमें हमारे पास जो 3 इनपुट्स थी वो हम लोग स्टेडी स्टेट के लिए यूज़ कर सकते थे। एक आपके पास स्टेप थी, दूसरी आपके पास रैम थी और तीसरी आपके पास पैराबोलिक इनपुट थी। अब ये तीनों
कि तीनों इनपुट हम स्टडी स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब इन तीनों इनपुट को आगे हम लोगों ने सब कैटेगराइज किया हुआ है। हम कहते हैं कि आपके पास जो पहली इनपुट है जिसे हम कहते हैं स्टेप इनपुट के केस में हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ भी आप कांस्टेंट पोजीशंस के साथ डील कर रहे हों, वहाँ हम लोग स्टेप इनपुट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मशीन में देखा होगा कि आप लोग डीसी मोटर की पोजीशन कंट्रोल करते हो, इस किस्म की जहाँ भी कोई भी सिस्टम है जिसके साथ आप पोजीशन के साथ डील कर रहे होते हो, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कौन सी इनपुट को, स्टेप इनपुट। यहाँ अगर आप थोड़ा सा आप देखें तो आपके पास ये जो इनपुट है ये बेसिकली स्टेप के साथ डील कर रही है ना, आपके साथ टाइम के साथ इसकी पोजीशन वेरी हो रही है। तो थोड़ा सा आप इससे भी आप अपनी चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं कि जहाँ भी आप पोजीशन के साथ डील कर रहे हो वहाँ आप लोग स्टेप इनपुट को यूज़ करते हो। बाकी वही टाइम फंक्शन आपके पास क्या है, 1 है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है, 1/s है। फिर हमारे पास दूसरा पोर्शन आता है रैंप, दूसरी इनपुट आती है रैंप। ठीक है, अब रैंप इनपुट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ भी आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डील कर रहे हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ मूव कर रही है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए या उसकी स्टडी स्टेट एरर की कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंप इनपुट को यूज़ करते हैं। टाइम फंक्शन टी है, आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका 1/s² है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये देखें ये कांस्टेंट एक मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ ये चेंज कर रहा होता है रैंप इनपुट। इसलिए हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ डील कर रही है तो हम उसमें इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, रैंप इनपुट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास सेटेलाइट है, ठीक है, सेटेलाइट आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो सेटेलाइट की टेस्टिंग के लिए या उसकी स्टडी स्टेट एरर के कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंप इनपुट को यूज़ करते हैं। सिमिलरली थर्ड आपके पास आता है पैराबोला। पैराबोला के अगर आप फिर ये देखें वेव फॉर्म तो ये रैपिड चेंज आ रही होती है। तो हम कह सकते हैं जहाँ भी आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चीज़ एक्सेलरेट हो रही हो, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, पैराबोलिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉकेट टेस्टिंग के लिए हम लोग अगर रॉकेट की स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग पैराबोलिक इनपुट को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है, रिस्पेक्ट टाइम वो एक्सेलरेट हो रहा होता है। टाइम फंक्शन t² है और 1/s³ को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें आप लोग फॉर एग्जांपल पोजीशन के साथ डील कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हम लोग स्टेप इनपुट को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है और उसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आप उसके लिए रैंप इनपुट को यूज़ करोगे। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो आप कह सकते हैं कि उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस के लिए मैं पैराबोलिक इनपुट यूज़ करूँगा। अब ये तीनों इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं हम स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अब इन तीनों को कैटेगराइज हमने किस में कर दिया, पोजीशन में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में। अब डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है, उस सिस्टम के मुताबिक आप लोगों ने अपनी टेस्ट इनपुट को चूज़ करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एवेल्युएटिंग स्टडी स्टेट एरर। अब इसमें बेसिकली वही जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट के लेक्चर्स में देखी थी, अगर आपके पास ये रेफरेंस इनपुट है तो इसके पास अगेंस्ट आपके पास दो आउटपुट्स आई हैं। ठीक है, एक आपके पास ये आउटपुट 1 है और दूसरी आपके पास ये है आउटपुट 2 है। अगर आप आउटपुट 1 को थोड़ा सा गौर से देखें तो आउटपुट 1 जो है वो बेसिकली आपके पास जो आपकी आउटपुट है, सॉरी जो आपकी रेफरेंस है उसको फुली अचीव कर रही है। ठीक है, यहाँ अगर उसको फुल अचीव करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आउटपुट 1 और इनपुट 1 के दरमियान जो स्टेडी स्टेट एरर है वो बेसिकली 0 है। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास आउटपुट 2 है इसके दरमियान में और आपके पास जो रेफरेंस है, बेसिकली ये आपके पास 1 रेफरेंस है ना, इसके दरमियान जो एरर आ रहा है वो EF2 आ रहा है। जो आपके पास रेफरेंस और आपके पास जो फाइनल आउटपुट के दरमियान डिफरेंस है वो बेसिकली आपके पास क्या है, स्टेडी स्टेट एरर है। सिमिलरली अगर आप इसके दूसरी इनपुट को देखें, रैंप इनपुट के केस में, ये आपके पास जो इनपुट है ये आपके पास क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग गौर से देखें तो आपके पास जो आउटपुट 1 है बेसिकली ये आखिर में जाके इस रैंप को अचीव कर रही है, तो यहाँ इसका एरर क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली जो आउटपुट 2 है इसके और आपके पास जो रेफरेंस है इसके दरमियान जो एरर है वो E2 है। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, आउटपुट 3 है और ये आपके पास क्या है, रेफरेंस है, इनके दरमियान जो एरर होगा वो बेसिकली आपके पास E3 होगा। इसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी, वो हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इसके पास फिलहाल आप ये देखेंगे आप स्टैटिस्टिक एरर को एवेलुएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के दरमियान में, रेफरेंस और आउटपुट के दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास बेसिकली आएगा वो क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर होगा। ठीक होगा। थर्ड आइटम पे आते हैं, तो ये आपके पास है बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम।
ठीक है। इसमें हम लोगों ने वहाँ पे बताया था कि आपके पास इन टर्म ऑफ टी एफ एस आता है और इन टर्म ऑफ जी एफ एस आता है। इन टर्म ऑफ टी एफ एस से मुराद ये आपके पास बेसिकली क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और दूसरा जी एफ एस आपके पास क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पास टी एफ एस अगर आपके पास आता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके पास अगर जी एफ एस है, ओपन लूप सिस्टम है, तो उसके केस में आपके पास स्टेडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जहाँ आपके पास टी एफ एस आता है, ये आपके पास क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इनपुट के साथ कंपेयर करके यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं जी एफ एस की केस में, जी एफ एस आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो यहाँ से हम फीडबैक लेके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे आपके पास इन टर्म ऑफ दिस थिंग क्या स्टेडी स्टेट एरर आता है, और इन टर्म ऑफ दिस थिंग आपके पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है। मोस्टली हम कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं जी एफ एस को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को विद फीडबैक। यूनिटी फीडबैक भी होता है, आपके पास कोई वैल्यूज़ भी होंगी फीडबैक की, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसके लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इसके एनालिसिस करेंगे। मोस्टली कंट्रोल सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब आपके पास आ गया स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म ऑफ टी ऑफ एस। ठीक है। टू फाइंड ई ऑफ एस एरर, द एरर बिटवीन द इनपुट आर एफ एस एंड द आउटपुट सी एफ एस कैन बी राइट एज। अगर हम इस फिगर को देखें नीचे, तो यहाँ से आर एफ एस यहाँ पे आएगा और यहाँ से सी एफ एस आ रहा है, तो ई एफ एस की वैल्यूज़ क्या होंगी। बेसिकली ई एफ एस इज इक्वल टू, ई एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस माइनस सी एफ एस। ये देखें यहाँ से हमें पता लग गया, तो हमारे पास एक वैल्यूज़ आई, वो क्या आएगी, सी ई एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस माइनस सी एफ एस। अब अगर मैं सिंपल सी एफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो सी एफ एस किस चीज़ की इक्वल होगा, सी एफ एस बेसिकली आपके पास इक्वल होगा आर एफ एस मल्टीप्लाई बाय टी एफ एस, मिल के हमें क्या दे देगा, सी एफ एस दे देगा। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एरर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो मेरे पास ई एफ एस की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ई एफ एस इज़ इक्वल टू आर एफ एस इंटू वन माइनस टी एफ एस। ठीक है। यहाँ आप इसकी वैल्यूज़ को उठा के पुट कर देना, सी एफ एस की वैल्यू को यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे जब पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगर आपको याद हो, पहले लेक्चर में हम लोग देखा था कि आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या था। फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कि आपके पास ई ऑफ इन्फिनिटी जब भी आ जाए, तो ये इक्वल होगा लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। सॉरी, यहाँ पे बेसिकली वो जो टेबल था उसके अंदर जो फाइनल वैल्यू थ्योरम थी, उसे हम एफ एफ एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो वो कहता था एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू एफ ऑफ एस। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम था वहाँ पे। ठीक है। अब एफ ऑफ एस की जगह क्या है, आपके पास फंक्शन एरर का फंक्शन है, तो एरर ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। क्योंकि अब जो आपके पास फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, एरर फंक्शन है, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर मैं स्टेडी स्टेट एरर के ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। ये अब बेसिकली आपके पास क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है। ठीक है। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया। अब ई ऑफ एस की वैल्यू मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में जब मैं ई ऑफ एस की वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी स्टेडी स्टेट एरर की, वो आएगी ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो आर ऑफ एस इंटू वन माइनस टी ऑफ एस। अब ये बेसिकली जो आर ऑफ एस है, ये क्या होगा, ये या तो स्टेप फंक्शन होगा, या ये आपके पास रैम फंक्शन होगा, या ये आपके पास क्या होगा, पैराबोलिक फंक्शन होगा। तो स्टेप के लिए ये इक्वेशन डिफरेंट बनेगी, ठीक है, रैम के लिए ये इक्वेशन डिफरेंट बनेगी, पैराबोला के लिए ये इक्वेशन डिफरेंट बनेगी। जनरलाइज्ड इक्वेशन आपके पास यही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे आर एफ एस की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगी। अगर स्टेप है तो वन बाई एस यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर रैम्प है तो वन बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, पैराबोला है तो आपके पास वन बाई एस क्यूब हो जाएगा। टी एफ एस की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने का जनरलाइज रिलेशन है, जब आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाए, साथ मेंशन किया जाएगा कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस है। ठीक है। तो आगे एक एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करना है। अभी आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें कहता है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द सिस्टम दिस इफ टी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस थिंग एंड द इनपुट इज अ यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है। अब उसने बता दिया कि आर एफ एस की वैल्यू स्टेप इनपुट है, टी एफ एस की वैल्यूज ये हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो ई एफ एस की वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ। ई एफ एस की वैल्यू क्या बनेगी, ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या था, एस
ई ऑफ एस की जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की थी आर ऑफ एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोगों ने जब ये वैल्यूज पुट की और ये वैल्यू पुट की तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये ई ऑफ एस की वैल्यू मेरे पास बेसिकली क्या आ गई, ई ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्र प्लस 7s प्लस 5 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्र प्लस 7s प्लस 10, ठीक है। अब इससे अगर मैंने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है तो स्टेडी स्टेट एरर ई ऑफ इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल होगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू ई ऑफ एस था ना, यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट लगा दें तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ई इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेसिकली ये जो एस है ये उस एस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं ये ठहरे यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि आपके पास जो ई इन्फिनिटी है वो बेसिकली इक्वल है लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू ई ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। ये ई ऑफ एस की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, तो ये वाला जो एस है, ये वाला जो एस है वो बेसिकली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बाकी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो 5/10 बचेगा। डिटेल में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/10 आएगा विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर आया उसकी वैल्यू आई 1/2। इसे आप डिटेल में जब सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को पुट करके ई ऑफ एस की वैल्यू आपके पास ये थी ना, आर ऑफ एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस, टी ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, आर एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपके पास ई ऑफ एस की वैल्यूज़ आएंगी वो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को जब मैं पुट करूँगा इसकी फाइनल फार्मूले में, तो ये आपके पास फार्मूला था, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला था। ई एफ एस की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, ये जो एस है ये इस एस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी लिमिट जब एस अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि जहाँ पे भी एस की जगह जीरो पुट कर दें, ये भी जीरो पुट कर दें, ये भी जीरो पुट कर दें, ये भी जीरो पुट कर दें, तो आपके पास क्या चीज़ बची, 5/10 बच गया विच इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली आपके पास जो स्टेडी स्टेट आया वो क्या आया, 1/2 आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे रैंप इनपुट होती तो यहाँ पे आर एफ एस की जगह क्या हो जाता है, 1/s²। यही अगर आपके पास पैराबोलिक इनपुट होती तो क्या हो जाता है, 1/s³ हो जाता। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म ऑफ जी एफ एस। अब ये देखें सारी डिटेल मैंने जो स्टार्ट में बताई थी कि मैनी टाइम्स वी हैव द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एज अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद अ फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। Although we can find the closed loop transfer function TFS and then proceed as in the previous subsection, we find more insight for analysis and design by expressing the steady state error in term of GFS rather than TFS, ठीक है। हम लोग मोस्टली जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को लेके कंट्रोल सिस्टम के अंदर सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा एनालिसिस GFS के ऊपर करते हैं बनिस्बत के TFS के ऊपर। तो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम, इस इक्वेशन को, इस ब्लॉक डायग्राम को देखूं तो यहाँ आपके पास एरर इस पॉइंट पे आएगा जब इसके साथ फीडबैक यूनिटी, याद रहे कि यूनिटी फीडबैक है, मीन्स कि फीडबैक की वैल्यू 1 है। अगर फीडबैक वैल्यू चेंज होगी तो उसके साथ आपके पास इक्वेशन की सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे जो पहला स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ हमारे पास क्या एरर इस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे एरर कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली एरर किस चीज़ की इक्वल होगा, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एरर की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हम सी एफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो सी एफ एस किस चीज़ की इक्वल होगा, सी एफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, इसी चीज़ की इक्वल आएगा ना, ये ई ऑफ एस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देगा, सी ऑफ एस दे देगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व किसके लिए करूँगा, एरर फाइंड आउट करना है ना, हमारा टास्क क्या है, एरर का है। तो मुझे ई ऑफ एस की वैल्यू चाहिए, तो इस यहाँ से मैं सी ऑफ एस की वैल्यू को उठाऊंगा, उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास ई ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई किया ना इन दो इक्वेशंस, जो टॉप पे आपने दो इक्वेशंस फाइंड आउट की, इनको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, हमने यहाँ से सी ऑफ एस की वैल्यू को उठाया, उठा के यहाँ पुट कर दिया और ई ऑफ एस के लिए इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। तो ई एफ एस की वैल्यू आ गई, ई एफ एस इज इक्वल टू ई एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाऊं तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस, ठीक है। तो ई एफ एस की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी, इसको उठा के मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, फाइनल जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी ई ऑफ इन्फिनिटी
इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। अब इस केस में भी जी ऑफ एस की वैल्यू आपको गिवन होगी, आर ऑफ एस की वैल्यू आपके पास स्टेप भी हो सकती है, आपके पास रैंप इनपुट भी हो सकती है, आपके पास पैराबोलिक इनपुट भी हो सकती है। तीनों इनपुट्स के अगेंस्ट आपके पास इक्वेशंस डिफरेंट बनेगी। अगली स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक इनपुट को, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा फोकस इसी टॉपिक पे था, तो इसलिए हम लोग हर स्टेप के लिए, स्टेप इनपुट के लिए आपके पास स्टेडी स्टेट एरर की क्या इक्वेशन बनेगी, रैम के लिए क्या बनेगी, पैराबोला के लिए क्या बनेगी। ये बेसिकली जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये आपके पास जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अगर आप स्टेप वाली इक्वेशन भूल जाते हैं, आप रैम्प वाली इक्वेशन भूल जाते हैं, आप पैराबोलिक वाली इक्वेशन भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन अगर याद है तो इससे आप स्टेप रैम्प पैराबोलिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको चाहिए होगी सिंपल आर एफ एस की वैल्यूज। स्टेप के लिए आपके पास आर एफ एस की वैल्यू क्या होगी, 1/s, रैम्प के लिए क्या होगी 1/s स्क्वायर, पैराबोला के लिए क्या होगी 1/s क्यूब। तो आप दोबारा स्टेप रैम्प और पैराबोला की स्टेडी स्टेट की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास स्टेप इनपुट है, ठीक है, मैं अब इंडिविजुअली हर एक को देखता हूँ। मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास है बेसिकली स्टेप इनपुट। फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप इनपुट। जब स्टेप इनपुट हुई तो मैंने आर एफ एस की जगह क्या पुट कर दिया, 1/s पुट कर दिया। तो ये 1/s, ये एस इस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरे पास फाइनल वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, ई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस लिमिट एस अप्रोच टू 0 जी ऑफ एस। जब ये इस लिमिट को मैं आगे सब पे अप्लाई करूँगा तो इस पे तो 1 है और कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, ठीक है, तो ये लिमिट सिर्फ इस जी ऑफ एस के ऊपर लग जाएगी। तो जी ऑफ एस की वैल्यू, अब यानी ये वैल्यू है जिसके ऊपर मेरे पास लिमिट लग रही है। तो डीसी गेन के केस में अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू को 0 चाहिए, डीसी गेन से मुराद क्या है कि मैं एस को अप्रोचेस टू 0 पुट कर दूँ हर वैल्यू ऑफ जी ऑफ एस के ऊपर। तो मुझे अगर स्टेडी स्टेट एरर 0 चाहिए तो मेरे पास ये जो टर्म है लिमिट, ये जो इसमें सॉल्व कर देता हूँ, इसमें ये जो टर्म है, ये अगर मेरे पास इन्फिनिटी आ जाए तो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जितने मेरे पास इनपुट है मेरी आउटपुट फुली उसको अचीव कर रही है, उसके दरमियान स्टेडी स्टेट एरर 0 आ रहा है। तो ये अगर इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो उस केस में मेरे पास ये पूरी की पूरी टर्म 0 आएगी, मीन्स मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास किसी केस में, स्टेप के केस में। तो जब भी आपके पास स्टेप इनपुट आ जाए, आपने उसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास आता है रैम्प इनपुट। अब रैम्प इनपुट के केस में आपके पास आर एफ एस की वैल्यू क्या होती है, 1/s स्क्वायर होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1/s स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये एस इस एक एस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो एक एस बच जाएगा ये नीचे यहाँ पे और इसके साथ आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया और इसके साथ ये आ गया। अब जब इसमें डीसी गेन अप्लाई करूँगा या लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो एस है ये डिपेंड कर रहा है जी ऑफ एस के ऊपर, तो इसके ऊपर ये लिमिट लग जाएगी। अब मुझे अगर रैम के केस में स्टेडी स्टेट एरर 0 चाहिए तो मेरे पास ये जो नीचे वाली टर्म है ये बेसिकली इक्वल टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, ये वाली टर्म इक्वल टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। जब इक्वल टू इन्फिनिटी होगी तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास रैम के केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास अगर रैम्प इनपुट है तो आप डायरेक्ट स्टेडी स्टेट एरर क्या ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जो थर्ड इनपुट है वो बेसिकली है पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक के केस में आपके पास वैल्यू आर एफ एस की क्या होती है, 1/s क्यूब होती है। तो यहाँ पे मैंने जनरलाइज फार्मूले में 1/s क्यूब पुट कर दिया। अब एक s इस s के साथ कैंसिल आउट हो गई, ये 1/s स्क्वायर रह जाएगा। ये s स्क्वायर नीचे सारी इस जगह पे और इस जगह पे मल्टीप्लाई होके मेरे पास ये फाइनल वैल्यू दे देगी। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइनल वैल्यूज आ गई किसकी, स्टेडी स्टेट एरर व्हेन द इनपुट इज पैराबोलिक। अब अगर मुझे पैराबोलिक इनपुट में स्टेडी स्टेट एरर को 0 करना है, यानी इस चीज़ को मैंने 0 करना है, आप स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं ना, मिनिमाइज क्या हो रहा है, नीडली इक्वल टू 0। तो अगर इसे मैंने 0 करना है तो मुझे ये टर्म जो है ये इन्फिनिटी चाहिए। क्यों, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तब मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर 0 आएगा। तो अब आपके पास जब भी पैराबोलिक इनपुट आए तो आपने उसके स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप स्टेप पर पैराबोला और रैम्प के केस में अगर ये वाले रिलेशंस भूल जाते हैं तो आपको जो रिलेशन याद रखना है वो आपने ये जनरलाइज रिलेशन याद रखना है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, आर एफ एस है। तो आप आर एफ एस की वैल्यूज को चेंज करते जाओगे तो ये फार्मूले आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो चौथा कंटेंट था हमारा आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का, वो था स्टैटिक एरर कांस्टेंट। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि स्टेप इनपुट के केस में हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर की इक्वेशन आई वो ये आ गई। ठीक है। सिमिलरली रैम्प के केस में हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर की इक्वेशन आई वो ये आ गई आपके पास। क्या थी? ई ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 इंटू जी ऑफ एस। रैम्प के केस में आपके पास क्या है? ई रैम्प ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस आ गई। सिमिलरली फॉर पैराबोलिक के केस में आपके पास क्या होगा? ई पैराबोलिक इज इक्वल टू लिमिट 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस। बेसिकली ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है? स्टेडी स्टेट एरर फॉर ramp input, step input, and parabolic input. The three terms in the denominator are taken to the limit determined by the steady state error. ठीक है, we call these limit as a static error. बेसिकली आपके पास स्टेडी स्टेट एरर जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन तीनों को हम लोग कहते हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है? स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स हैं। आगे डिटेल में इनको इंडिविजुअली चेक करते हैं। अभी अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो ये जो मैंने उठाई कहाँ से? स्टेप इनपुट के केस में जो लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है? पोजीशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, स्टैटिक एरर कांस्टेंट बेसिकली इन तीनों को कहते हैं हम लोग। और इनको अगर इंडिविजुअली हम लोग देखें तो इनके नेम के हिसाब से, अगर ये देखें, स्टेप था, स्टेप हमने कहा कि ये किसके साथ डील कर रहा है? पोजीशन के साथ डील कर रहा है। तो इसको हमने कह दिया ये आपके पास क्या है? पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के पी के साथ। ठीक है, ये आपके पास क्या? वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, इसे हम के वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, इसे हम के ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वो लिमिट वाला पोर्शन है जो हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट देखा था। ये आपके पास क्या है? स्टेडी स्टेट एरर फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी जहाँ पे चेंज हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो लिमिट्स वाली टर्म हमने वहाँ से उठा ली। तो जो लिमिट्स वाली टर्म्स हैं बेसिकली ये आपके पास क्या होते हैं? ये स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स होते हैं यार। ठीक है, स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स इनको हम लोग कहते हैं। इन्हें मज़ीद हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया? इन्हें नाम दे दिया। इन्हें नाम क्या दिया? ये पोजीशन के साथ डील कर रहा है तो इसे हमने के पी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये के वी के साथ है, सॉरी वेलोसिटी के साथ है तो हमने के वी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्सेलरेशन के साथ है तो हमने के ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम स्टेडी स्टेट एरर्स को इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट करें तो मेरे पास जो स्टेप इनपुट है, स्टेप का जो आपके पास एरर बनेगा वो क्या बनेगा? ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के पी, और के पी की वैल्यू क्या है? ये लिखी हुई है। सिमिलरली ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाय के वी, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय के ए। अब के ए क्या है? के ए की वैल्यू ये है। के वी क्या है? के वी की वैल्यू ये है। के पी क्या है? के पी की वैल्यू ये है। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स, ठीक है, जब सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात हो तो उस केस में आपने सिर्फ इन रिलेशंस को यूज़ करना है। आपने के पी, के वी और के ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बात पे गौर करना है। अगर आपसे कहा जाए फाइंड स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स तो आपने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? आपने सिंपल के पी, के वी, के ए फाइंड आउट करना है। अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड स्टैटिक एरर, ठीक है, एरर फाइंड, सॉरी स्टेडी स्टेट, फाइंड स्टेडी स्टेट एरर, तो फिर आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, आप ये भी फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, इसका क्रेडिट आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपने क्वेश्चन पे गौर करना है कि आपने स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है या स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उस पर आपने फोकस करना है। अब हम आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो 3 किस्म की हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। कुछ बुक्स में आपके पास टाइप 3 भी होती है, लेकिन टाइप 3 और टाइप 2 तकरीबन सेम है, इसलिए हम लोग सिर्फ क्योंकि नॉर्मल नाइस को फॉलो कर रहे हैं तो नॉर्मल नाइस की बुक में सिर्फ टाइप
2 तक ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये टाइप्स कैसे हम सिस्टम की डिफाइन करते हैं। आपके पास जो एस प्लेन होता है, इस पे अगर ये जो 0 पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, इस पे अगर कोई पोल मौजूद नहीं है, ठीक है, पोल मौजूद होने से मुराद क्या है कि उसके ओरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, कहीं इधर उधर पोल पड़े हुए हैं लेकिन ओरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं पड़ा हुआ। तो नहीं पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ, इस पे कितने पोल हैं, 0 पोल पड़े हुए हैं, कोई पोल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, टाइप 0 सिस्टम है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक टाइप 0 सिस्टम से मुराद क्या है, ये 1 डिवाइड बाई S+2, तो इसका पोल कहाँ पे पड़ा हुआ है, -2 पे पड़ा हुआ है ना, ओरिजिन के ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ, 0 पे तो नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास सिस्टम है ये बेसिकली टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, सिमिलरली टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि टाइप 1 के केस में मेरे पास एक पोल ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के साथ यहाँ पे साथ पे S भी होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक मतलब ये पोल मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, ये पोल -2 पे पड़ा हुआ है। तो ओरिजिन पे अगर मेरे पास एक पोल आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा पोल पड़े हुए हैं, 2 पोल या 3 पोल या 4 पोल ओरिजिन के ऊपर पड़े हुए हैं। 4 पोल ओरिजिन के ऊपर पड़े होने का मुराद क्या है कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो बेसिकली इस किस्म का फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई S5 इंटू S+2। तो इसका मतलब ये 5 पोल किधर पड़े हुए हैं, ओरिजिन के ऊपर पड़े हुए हैं। 2 या 2 से ज़्यादा पोल अगर आपके पास ओरिजिन में पड़े हुए हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, टाइप 2 सिस्टम है। तो बेसिकली ये सिस्टम्स की टाइप होती हैं। जो आपको जी एफ एस गिवन होता है ना, आप कहते हैं जी एफ एस की वैल्यू में मेरे पास 1 डिवाइड बाई S+2, तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, ये टाइप 0 सिस्टम है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ जी इसके साथ ये S स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 पोल्स मेरे कहाँ पे हैं, ओरिजिन के ऊपर हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा पोल ओरिजिन पे हो तो उस सिस्टम को मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये जो जी एफ है ये टाइप 2 सिस्टम बन गया। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इनपुट मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, जो जी ऑफ एस की वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं यहाँ पे मेरे पास सिंपल एस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो अब मैं इस केस में कह सकता हूँ कि एक पोल ओरिजिन पे है तो इसमें टाइप 1 सिस्टम कह सकता हूँ। तो ऐसे आप सिस्टम की टाइप्स को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके जो स्टडी स्टेट एरर है उसका और सिस्टम की टाइप्स का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो उसको अफेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली एक टेबल है जिससे आपको आपके स्टडी स्टेट एरर का जो रिजल्ट है वो जिसे कहते हैं वेरीफाई हो जाता है या काउंटर चेक हो जाता है। तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, स्टेप इनपुट, रैम्प इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। 3 किस्म के सिस्टम की टाइप्स हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, स्टडी स्टेट रिलेशन देख लेते हैं। स्टेप के केस में हमारे पास स्टडी स्टेट रिलेशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। रैम्प के केस में क्या होता है, 1 बाई के वी। पैराबोलिक के केस में क्या होता है, 1 बाई के ए। ठीक है, अब हम इसे इंडिविजुअली देखते हैं कि स्टैटिक एरर कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, उसका एरर क्या आएगा। अब पहला केस, जब हमारे पास स्टेप इनपुट है, स्टेप इनपुट के केस में, टाइप 0 के केस में जब आप इसका स्टैटिक एरर को फिर कांस्टेंट निकालोगे तो केपी की कोई कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है, केपी की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इसका एरर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस केपी। केपी की वैल्यू कांस्टेंट से मुराद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 10 20 कुछ भी आ सकता है। तो जब इस जगह में मैं 20 पुट करूँ, कुछ पुट करूँ, मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी ना। तो इसका मतलब है कि जब के पी कांस्टेंट होगा तो एरर की कोई ना कोई वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, टाइप 0 के केस में। रैम के केस में क्या होगा कि के वी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। जैसे ही के वी की वैल्यू 0 आई तो 1 बाई के वी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। सिमिलरली के ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी और आपके पास एरर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे हम लोग एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं ना कि जब भी आपके पास टाइप 0 सिस्टम होगा, जब भी आपके पास टाइप 0 सिस्टम होगा तो सिर्फ स्टेप की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, रैम्प और पैराबोला की वैल्यूज़ आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0 और 0 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 1 के ऊपर। टाइप 1 के केस में क्या होगा, के पी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी जिसकी वजह से उसका एरर 0 आ जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। के वी की कोई कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी जिसकी वजह से आपके पास स्टेडी स्टेट एरर की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सिमिलरली के ए के केस में आपके पास स्टैटिक एरर 0 आएगा और एरर आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू 0 आएगी और क्योंकि 1 बाई 0 आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इससे भी हम एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, रैम की वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, बाकी ये भी इन्फिनिटी 0 है और ये 0 इन्फिनिटी है। थर्ड केस आ जाता है,
थर्ड केस आपके पास क्या, टाइप 2 या 2 पोल या 2 से ज़्यादा पोल वाले, मतलब क्या हो गया, टाइप 2 सिस्टम्स। इस केस में आपके पास के पी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो एरर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/∞ इक्वल टू 0। के वी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1/∞ इक्वल टू 0। लेकिन जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, पैराबोला की बात करते थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। के ए की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, 1/k डेफिनेटली कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इससे अगर मैं इस टेबल को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा ना, मैं इस सिस्टम को देखूँगा, देखते ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें देखें, इसमें के पी एग्जिस्ट करता है, इसमें के वी की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इसमें के ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट से मुराद की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जीरो या इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आएगी। अब जनरलाइज में एक बात करता हूँ कि मेरे पास 1/s+2 है और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करें, स्टेप के केस में, रैम्प के केस में और पैराबोला के केस में, तीनों इनपुट्स के लिए इसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करें। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, ये टाइप 0 सिस्टम है, तो इसकी ये वैल्यूज तो कांस्टेंट आएंगी, बाकी सारी इन्फिनिटी और जीरो होंगी। ठीक है, अगर ये मैं कहता हूँ इसके साथ एस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जी इस केस में सिर्फ इसकी रैम की इनपुट के अगेंस्ट इसकी वैल्यूज आएंगी, स्टेप के अगेंस्ट भी जीरो हो जाएंगी और पैराबोला के अगेंस्ट भी जीरो हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ये टाइप 2 सिस्टम है, तो आप कह सकते हैं ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, लेकिन जब पैराबोला के इनपुट में इसे डालूंगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी। तो आपकी इनपुट डिपेंड कर रही होती हैं आपके सिस्टम की टाइप के ऊपर। ठीक है, इससे आपको सिस्टम की टाइप देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किसकी वैल्यूज आएंगी। हो सकता है जी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ 1/s+2, आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में कहीं गलती कर देते हैं और आप कहते हैं जी कि इस केस में, इस एग्जांपल के केस में मेरे पास रैम की वैल्यूज़ आ रही हैं लेकिन स्टेप इन्फिनिटी आ रहा है। तो आपको अगर ये टेबल याद होगा तो आपको याद होगा कि स्टेप 0 के केस में स्टेप की वैल्यू आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यूज़ इन्फिनिटी और 0 होनी चाहिए। तो ये आपको एक काउंटर चेक मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं या उसमें कोई गलती कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ जाएं या आपके पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम ना हो तो उस केस में आप लोग एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।